आज का जो हमारा टॉपिक है वो नागरिकता का दूसरा भाग है, जिसमें हम एक पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनका संविधान में क्या महत्व है और उनको संविधान में क्यों दिए गए हैं। तो नागरिकता जो है वो संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं और नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की एकल विशेषता है, क्योंकि भारत की संविधान में नागरिकता जो है वो एकल है। यहाँ इसका अर्थ ये है कि नागरिकता जो है वो इकहरी है, ना कि दोहरी नागरिकता है। भारत के संविधान में जो नागरिकता दी गई है वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है, जिसके तहत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक कुल 7 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इन अनुच्छेदों में उन्हीं लोगों की नागरिकता की चर्चा की गई है जो आज़ादी के समय नागरिक बन चुके थे या फिर नागरिक बनने वाले थे। इसके बाद जन्मे लोगों के लिए या देश में आने वाले अन्य नागरिकों के लिए नागरिकता की व्यवस्था के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। जैसे हाल ही में ही इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक संविधान लागू होने के दिन तक जिसको नागरिकता मिल चुकी थी उनके बारे में बताया गया था। अब जैसे कि अनुच्छेद 5 जो है यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसका अर्थ है कि भारत में रह रहे प्रत्येक भारत के नागरिक तभी होंगे जब वह निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा कर रहे हों। पहली शर्त क्या थी कि संविधान के प्रारंभ पर वही व्यक्ति नागरिक होंगे जो कुछ शर्तें पूरी कर रहे हो, जैसे कि उनका जन्म भारत में होना चाहिए। जन्म कहाँ हो? भारत में होना चाहिए। दूसरा है कि माता या पिता में से कोई भारतीय हो। माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह थी कि इस संविधान लागू होने से पूर्व, जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रहता हो, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, तो वही व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संदर्भ में बताया गया है कि या तो उसे जन्म से भारत में होना चाहिए या उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय होना चाहिए, अथवा वह संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 से 5 साल पूर्व भारत में रह रहा हो, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अगला हमारा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 5। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 6। अगला है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के अधिकार। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हैं और यह 19 जुलाई 1948 से पूर्व ही निवास करने के उद्देश्य से भारत आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान का बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया है और वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, या कह सकते हैं कि उसके दादा दादी भारत में रहते थे या माता पिता भारत में रहते थे और वह भारत में निवास करना चाहता है, तो और साथ में वह 19 जुलाई 1948 से पहले अगर निवास करने के उद्देश्य से भारत में आ चुका है
तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, अदरवाइज वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान को जाने वाले और फिर लौट कर आने वाले व्यक्तियों के अधिकार। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि कोई व्यक्ति जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चला गया, लेकिन उसे वहाँ अपने निवास के बारे में सही से वो नहीं रह सका और उसे फिर वह भारत लौट आया, ठीक है, तो किस प्रकार उसे नागरिकता मिली कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि यदि एक वही व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लौट आया, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन उसे एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को देना होगा और उसके 6 माह तक भारत में निवास करना होगा। जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया फिर लौटकर आ गया, ठीक है, तो भारत सरकार को एक प्रार्थना पत्र देगा और प्रार्थना पत्र देने से अगले 6 महीने तक उसे भारत में निवास करना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर आपका है अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के अधिकार। मतलब भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए, लेकिन वह भारत के बाहर कहीं और मामूली तौर पर निवास कर रहे हैं, तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण का आवेदन उस देश में मौजूद भारत के राजनयिक को देना होगा। तो कुल मिला के ये वो 4 तरह के लोग हैं जिन्हें संविधान लागू होने तक नागरिकता दी गई थी। अब इसके बाद जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 9, 10 और 11, तो 5 से लेकर 8 तक, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक उन लोगों के नागरिकता संबंधी अधिकार हैं जिन्हें संविधान लागू होने पर भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। तो केवल 3 प्रकार के लोग थे जिन्हें संविधान लागू होने पर नागरिकता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता का त्याग किस प्रकार की जाती है। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक तब नहीं माना जाएगा जब वह स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता हो। कहने का अर्थ है भारत दोहरी नागरिकता की मान्यता नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से वंचित होना होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 9 कि नागरिकता, अगर कोई भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः विलोपित हो जाएगी। जैसे कि भारत का नागरिक अगर कोई नेपाल की भी नागरिकता ग्रहण कर ले तो जैसे ही वह नेपाल की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। अनुच्छेद 10 है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना कि नागरिकता के अधिकार कैसे बने रहेंगे। अनुच्छेद 10 जो है यह आश्वासन देता है कि जिन लोगों को 5, 6, 7 और 8 जिन लोगों को 5, 6, 7 और 8 के तहत नागरिकता दी गई है वह भारत के नागरिक बने रहेंगे। और यानी कह सकते हैं कि जिन लोगों को नागरिकता अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 के द्वारा प्रदान की गई है ऐसे लोगों से नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी
नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता अर्जन और समाप्ति या इसी संबंधित कोई भी नियम बना सकती है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता ग्रहण करने और नागरिकता से की समाप्ति से संबंधित कोई नियम या विधि बना सकती है। संविधान जो है अनुच्छेद 11 के तहत संसद को ही शक्ति देता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाना है। अनुच्छेद 5 से 11 तक संवैधानिक प्रावधान बस यही है। जाहिर है कि इसमें भविष्य में नागरिकता को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये संविधान के लागू होने के समय की परिस्थितियों पर ही फोकस करते हैं। इसलिए नागरिकता से संबंधित सारी कमियों को दूर करने के लिए 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी और किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए आया नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं और धारा 3 से लेकर 7 तक, अनुच्छेद धारा 3 से लेकर 7 तक नागरिकता के प्राप्त के तरीके बताए गए हैं कि नागरिकता प्राप्त के तरीके बताए हैं कि नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाएगी। जैसे नागरिकता जन्म के आधार पर, नागरिकता जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, और प्राकृतिक तौर पर या फिर कहें देशीकरण, और पांचवा आपका आता है राज्य अर्जन पर। आज इन 5 तरीकों पर ही भारत में नागरिकता दी जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके पश्चात, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पूर्व भारत में हुआ हो। इसका मतलब यह है कि भारत में समय अंतराल में, जो इस समय अंतराल में जस सोली के सिद्धांत पर चलता था, यानी कि कोई भी बच्चा अगर भारत की भूमि पर जन्म लेगा तो भारतीय नागरिकता का अधिकारी होगा। मतलब कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 से पूर्व उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। मतलब कि और 1950 से 1987 के बीच में जो समय अंतराल है इसे जस सोली के सिद्धांत कहते हैं। यानी इसका मतलब होता है कोई भी बच्चा अगर भारत की भूमि पर जन्म लेगा तो वो भारतीय नागरिकता का अधिकारी होगा। आप उस देश के नागरिक हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बच्चा वहाँ जन्म लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसी सिद्धांत पर अमेरिका भी चलता है। भारत में इस व्यवस्था से अवैध प्रवासी की समस्या और गंभीर होती चली गई, खासकर बांग्लादेश से आए हुए लोगों के लिए। इसलिए 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया और उसमें एक शर्त जोड़ दी गई, यानी कि 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उस व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था भी नाकाफी साबित हुई और 2003 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में एक और संशोधन के द्वारा कुछ शर्तें जोड़ी गईं और यह संशोधन अधिनियम 2004 में लागू हुआ।
जिसके अनुसार अब कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिक तभी बन सकता था जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। दूसरी शर्त क्या थी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तब जाकर जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। दूसरा है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर में 26 जनवरी 1950 या लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद भारत के बाहर जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हैं। लेकिन जन्म लेने वाले बच्चे का पिता अगर केवल वंश के आधार पर भारत के नागरिक हैं तो फिर उसके बच्चे को 1 साल के भीतर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पर एक समस्या ये थी कि बच्चे की नागरिकता के लिए पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था। इसलिए जब जनवरी 1992 में महिला आयोग का गठन हुआ तो इस बात को उठाया गया। परिणाम स्वरूप 1992 में नागरिकता अधिनियम 1955 में की धारा 4 में संशोधन हुआ और 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुआ बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं। लेकिन जन्म लेने वाले बच्चे का माता या पिता अगर वंश के आधार पर ही भारत के नागरिक हैं तो फिर बच्चे को 1 साल के भीतर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन 2003 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और अब यह व्यवस्था है कि 3 दिसंबर 2004 के पश्चात भारत के बाहर पैदा हुए किसी भी बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता तब तक नहीं मिलेगी जब तक जन्म से 1 वर्ष के भीतर उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्टर ना करवाया हो। तो ये 2003 में 4 में पूर्णतया लागू कर दिया गया। अब आते हैं तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। केंद्र सरकार के किसी आवेदन प्राप्त होने पर नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत, जो धारा 5 है, धारा 5 के तहत किसी वैध प्रवासी को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकती है। यदि वहाँ निम्नलिखित कुछ धाराएं हैं, कुछ श्रेणियां हैं, अगर उस श्रेणी में आता है। पहला है कि भारतीय मूल का वह व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने से 7 वर्ष पहले भारत में रहता हो। आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहता हो और 1 साल के पहले 8 सालों में से कह सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन करने के ठीक 1 वर्ष की संपूर्ण अवधि में भारत रहा, मतलब कि 7 साल तो रहा ही हो, लेकिन 1 साल जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसके 1 साल पहले तक वो पूरा 1 साल भारत में रहेगा और इस 1 साल के पहले 8 सालों में कम से कम 6 साल की अवधि भारत में निवास कर रहा हो। यही उपरोक्त प्रावधान तब भी लगेगा जब कोई व्यक्ति कोई भारत के किसी नागरिक से विवाह करता है। दूसरा है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा हो। तीसरा है भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। चौथा है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो और माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। 5वीं जो शर्त है वो है कोई व्यक्ति जो पूरी आयु क्षमता का हो और माता या पिता में से कोई पहले स्वतंत्र भारत का नागरिक था और रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के ठीक 1 वर्ष पूर्व भारत में निवास कर रहा हो। इन सब आधार पर जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। फिर आते हैं देशीकरण। भारत सरकार को आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक तौर पर नागरिकता प्रदान कर सकती है बशर्ते वह अवैध प्रवासी न हो। वह व्यक्ति ऐसे किसी देश का संबंधित ना हो जहां नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो और भारतीय नागरिकता प्राप्त होने पर
उसे उस देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो और नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष पूर्व से भारत में लगातार निवास कर रहा हो और 1 वर्ष से पहले 14 वर्ष से कम 14 वर्षों में से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो। उसका चरित्र भारत सरकार की नज़रों में अच्छा होना चाहिए और संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी भाषा का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। हो भी सकता है कि भारत सरकार चाहे तो उपरोक्त शर्तों में ढील दे सकती है या फिर शर्तों को ही नजरअंदाज कर सकती है। यदि व्यक्ति किसी विशेष सेवा जैसे विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य या विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित हो, जैसे कि हम अदनान सामी को ले सकते हैं। इस तरह से नागरिक बने व्यक्तियों को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। पांचवा आपका आता है कि राज्य अर्जन पर। राज्य अर्जन का अर्थ है कि जब किसी विदेशी क्षेत्र का जब भारत के द्वारा अधिग्रहण किया जाता है तो उस क्षेत्र में अंदर रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता दी जाती है। जैसे कि पांडिचेरी और गोवा को भारत में शामिल किया गया तो उसके लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। तो यह था नागरिकता अर्जन करने का तरीका, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 के धारा 3 से लेकर 7 तक वर्णित किया गया है। इसी तरह धारा 8 और 9, 10 जो है नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है। जैसे कि नागरिकता समाप्त कब होती है? नागरिकता जो है स्वैच्छिक त्याग से भी समाप्त हो सकती है। नागरिकता के अधिनियम 1955 की धारा जो 8 है उसमें पूर्ण आयु क्षमता प्राप्त कोई भी भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे समय में भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है जब भारत किसी युद्ध में लगा हुआ हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण तब तक निर्धारित रखा जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार निर्देश नहीं देती है। धारा 9 कहती है बर्खास्तगी की धारा 9 के अनुसार यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की अन्य नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाती है। लेकिन जब भारत किसी युद्ध में लगा हुआ हो तो उसकी रजिस्ट्री का तब तक निर्धारित उसी यथावत रखी जाएगी जब तक केंद्रीय सरकार इसका निर्देश नहीं दे देती है। तीसरा है वंचित करने पर। केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। अब जैसे कि यह किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की है और वह 5 वर्ष के दौरान उस व्यक्ति को किसी देश में 2 वर्ष की सजा हो गई है, तब भी भारत सरकार उसी नागरिकता छीन सकती है। या फिर जो सामान्य नागरिक है वो सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से अधिक रहा हो तो उसकी भी नागरिकता विलुप्त सरकार कर सकती है। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक नागरिकता।